हाय अपना। स्वागत है आपका हमारे बातचीत के शो में, जिसे हम कहते हैं सुकून से बातचीत। वाह, नाइस। अच्छा है, मेरे यहाँ वीकेंड है तो सुकून से ही बातचीत होगी। हम्म। तो वही मैं देख रहा था कि नेट पे कि कुछ लोग आपको अल्पना देव के नाम से बुलाते हैं, कुछ अल्पना बापत के नाम से बुलाते हैं। तो मैं सोच रहा हाँ। था कि मैं किस नाम से एड्रेस करूं। तो इस बारे में कुछ बताइए। तो ऐसा है रवीश, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी ऑन दिस शो, और मुझे नाम ही बड़ा अच्छा लग रहा है। तो खैर शुरू करते हैं मेरे नाम के रीजन बिहाइंड माय दोस टू लास्ट नेम्स। तो बापट जो है वो मेरा शादी के पहले का लास्ट नेम है, और देव ऑब्वियसली शादी के बाद का है। और उस देव में भी बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को, क्योंकि द स्पेलिंग इज DEO और लोग पढ़ते हैं उसको डीओ। और यहाँ पे जब मैं आई आफ्टर मैरिज व्हेन आई केम टू यूएसए, तो इनके लिए तो बहुत ही आसान था क्योंकि ये लोग स्पेलिंग के हिसाब से पढ़ते हैं। तो यहाँ पे कोई मेरे सरनेम को गलत प्रोनाउंस नहीं करता है, सब लोग डीओ करके बुलाते हैं। आई एम फाइन विद इट। लेकिन अगर आप हिंदी में देखो तो वो देव हो जाता है। फिर लोग पूछते हैं फिर DEO क्यों है, DEV क्यों नहीं है? कपिल देव तो कपिल देव वो है। फिर वहां पे कंफ्यूजन होती है थोड़ी। बट कमिंग बैक टू ये बापट और देव का क्या फंडा है, तो क्योंकि मेरे सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स बापट के नाम से हैं, मेरा पासपोर्ट बापट के नाम से है। और मुझे ऐसा लगा कि शादी के बाद वैसे ही आप गर्ल गोज टू अ न्यू फैमिली, एक्सेप्ट्स अ न्यू फैमिली, एंड दैट्स हर न्यू, एक्चुअली हर ओन फैमिली देन। तो मैं अपनी जो एक इकलौती आइडेंटिटी है, मेरा लास्ट नेम जो मेरे पेरेंट्स की तरफ से है, उसको क्यों छोड़ूं। नहीं, सही बात तो है। इसलिए मेरी कोई जल्दी नहीं है मुझे वो अपना लास्ट नेम चेंज करवाने की, और आई एम वेरी हैप्पी विद दैट लास्ट नेम। सो इसलिए, बट इन ब्लॉगिंग गेस मैं आई गो बाय अल्पना देव। और मेरे सारे सोशल मीडिया जितने अकाउंट्स है वो सारे अकाउंट शादी के पहले के थे, तो इसलिए दे गो बाय अल्पना बापट। सो यू कैन कॉल मी एनीथिंग, दैट्स फाइन। हम सकते हैं अपना सबसे बेटर है। बेस्ट है वो तो। पर मजा रविश ये है कि अल्पना जो है ये एक बंगाली नाम है। तो बहुत से लोग अल्पना सुन के मेरे से बंगाली में बात करना शुरू कर देते थे, और फिर मुझे बताना पड़ता था कि नहीं, मैं बंगाली नहीं हूँ, थोड़ी बहुत समझ में आती है, क्योंकि व्हेन आई वाज लर्निंग म्यूजिक तो मेरी टीचर बंगाली थी। तो ऐसे काफी मैं देते थे बंगाली वर्ड्स, बट मेरे से बात मत करना बंगाली में, नाम को छोड़ के मुझे बंगाली नहीं आती है। तो या तो फिर ये बंगाली नाम पड़ा कैसे आपका? ये मेरे पापा का फेवरेट नाम था। अब तो आप तो एकदम पापा के बहुत प्यारे भी होंगे। बिल्कुल हूँ ना, मतलब मेरी तो ना वो बदलती रहती है, मेरी पार्टी बदलती रहती है। तो कभी मैं मम्मी की बेटी बन जाती हूँ, कभी मैं पापा की बेटी बन जाती हूँ। और तो या ऐसा है, बट या मेनी पीपल फाइंड कि आई हैव लॉट ऑफ सिमिलर ट्रेट्स एज माय डैड इन टर्म्स ऑफ हाउ आई थिंक और हाउ आई सी थिंग्स, तो वो शायद कहीं ना कहीं से तो आएगा ही। हाँ, तो ये आपकी पैदाइश का मतलब वेस्ट बंगाल में भी थी या महाराष्ट्र में भी थी? मेरी पैदाइश वैसे तो अमरावती की है, माय मॉम इज फ्रॉम अमरावती विच इज नियर नागपुर। और लेकिन आई ग्रू अप इन कानपुर। तो उसके कारण आई एम अ महाराष्ट्रियन हु हैज नेवर लिव्ड इन महाराष्ट्र, इट्स लाइक दैट। और मेरा पूरा चाइल्डहुड, मेरी स्कूलिंग, सब कुछ, इवन माय फर्स्ट जॉब, एवरीथिंग वाज इन कानपुर। लेकिन महाराष्ट्रियन कल्चर घर पे था। और आई ग्रू अप इन IIT कानपुर। तो वहाँ पे एक छोटी सी हमारी फैमिली, मतलब IIT की फैमिली बन गई थी। तो वी यूज्ड टू सेलिब्रेट गणेश उत्सव एंड एवरीथिंग। एंड मराठी के लिए तो आई डेफिनेटली गिव ऑल द क्रेडिट टू माय ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स। उन्होंने बस स्ट्रिक्टनेस रखी थी कि घर पे तो इंग्लिश और हिंदी बोलनी नहीं है, वो तो तुमको आ ही जाएगी, वो हमें सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मराठी इज समथिंग दैट यू बोथ हैव टू टॉक इन मराठी, उसके लिए और कोई ऑप्शन ही नहीं है तुम्हारे पास। तो इसलिए दैट्स हाउ, या आई एम अ महाराष्ट्रियन। बट वो भी बताना पड़ता है लोगों को, कानपुर से हो तो मराठी कैसे बोलती हो? आई एम लाइक, भाई मैं महाराष्ट्रियन ही हूँ, बट कानपुर में पली बड़ी हूँ। तो काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो मतलब क्या डैड आपके ट्रांसफरेबल जॉब में थे? नहीं नहीं, डैड ही वाज इन IIT ओनली। और वो सिविल इंजीनियर थे IIT में। और सो व्हेन IIT कानपुर स्टार्टेड इन 1952, so that time my दादाजी moved from मुंबई टू कानपुर। ओके। और उन्होंने शुरू किया, जैसे पहले रहता था ना कि आप जब कोई नया इंस्टीट्यूट को शुरू कर रहे हो तो मोस्टली यू ट्राई टू हैव दैट बहुत क्लोज निटेड ग्रुप जिनको आप जानते हो, जिनके काम के बारे में आप जानते हो। तो
तो दैट्स हाउ माय ग्रैंडपा केम, माय दादाजी केम टू कानपुर. और एंड देन आईआईटी ऐसी जगह है कि जो एक बार आ जाएगा ना वो निकलेगा नहीं वहां से. तो मतलब जस्ट वो अपना बना लेती है, दैट एम्बियंस एंड एवरीथिंग. तो फिर दादाजी वहां पे थे, देन माय डैड, एंड देन आई एम द थर्ड जनरेशन हु वर्कड इन आईआईटी. सो हमारी फैमिली इज वन ऑफ द ओल्ड फैमिलीज इन आईआईटी. मतलब आईआईटी कानपुर आपका खानदानी जगह हो गया, मतलब हाँ, पुश्तैनी हो अरे गया. बिल्कुल, हाँ. हाँ अब हाँ बिल्कुल. तो आपने भी मतलब इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी है? नहीं नहीं, मैंने इंजीनियरिंग नहीं किया. आई एम अच्छा. कॉमर्स. आई मीन मेरा हाँ. 10th के बाद आई टुक कॉमर्स, देन आई डिड बीकॉम, देन आई डिड एमबीए. और उसके बाद फिर आई वर्कड एट आईआईटी. देयर वाज एक रेलवे सेफ्टी पे प्रोजेक्ट चल रहा था उस टाइम पे, और सो आई वाज इन दैट प्रोजेक्ट. एंड उसके बाद ज्यादा टाइम तक नहीं मैं कर पाई, 1-1.5 साल ही किया था. उसके बाद आई गॉट मैरिड एंड आई केम टू ह्यूस्टन, यूएसए. वही तो मैं देख रहा था कि आपका वो एचआर में था ना आपका, वो आपको बहुत वो रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग में बहुत इंस्पिरेशन थी, वो कैसे आया मतलब? सो एचआर से तो कैसे है कि मुझे एक तो लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता है, और एचआर ऐसा है कि आपको बात ही करनी पड़ती है पूरे टाइम पे. तो एमबीए जब मैंने किया, मतलब मेरा 10th के बाद कॉमर्स लेने का रीजन ये था कि मुझे एमबीए ही करना था. सो आई वाज लाइक कि मैं एमबीए करूंगी, और मुझे ना किसी रिक्रूटमेंट फर्म में जाना है और लोगों के इंटरव्यूज करने, कुछ नहीं तो बातें तो करनी है सबसे. बट आई एंडेड अप डूइंग मार्केटिंग एंड फाइनेंस का कॉम्बिनेशन, क्योंकि उस टाइम पे मन तो बहुत था कि मार्केटिंग एचआर लूं, लेकिन सबने बोला अरे इट्स अ वेरी कॉमन कॉम्बिनेशन, ये मत लो, मार्केटिंग फाइनेंस लो, इट्स अ वेरी डायनेमिक कॉम्बिनेशन, और बहुत जॉब प्रोस्पेक्ट्स अच्छे रहते हैं. हाँ, और एक एक वो रहता है ना, आप यू डोंट, आई वाजंट फीलिंग दैट सब्जेक्ट. आई वाज लाइक ठीक है, मैं आई एम स्कोरिंग वेल, दैट्स फाइन, एवरीथिंग इज ओके, बट मेरा मन जो है वो एचआर की तरफ ज्यादा है. आई सी माई सेल्फ वर्किंग इन एचआर फील्ड. फाइनेंस में मैं अपने आप को सोच भी नहीं सकती थी. और मेरा लक ऐसा था रवीश कि जब हमारा प्लेसमेंट हुआ उस टाइम पे इंडिया इन्फोलाइंस और इंडिया बुल्स, ये 2 कंपनीज आई थी. और इंडिया इन्फोलाइन में दे ऑफर्ड मी रिलेशनशिप मैनेजर का प्रोफाइल. आई वाज लाइक, मतलब मैं जिस फील्ड से भाग रही थी वही फील्ड में मुझे जॉब मिल रहा है, ये क्या है. बट आई डिडंट टेक दैट जॉब क्योंकि मेरा लास्ट सेमेस्टर बचा हुआ था. So I just decided to finish my MBA first and then look for jobs. So then I ended up in IIT. भी मेरा था कि मुझे IIT में जॉब नहीं करना है, और मुझे कुछ भी करके कानपुर से बाहर निकलना है, IIT में तो बिल्कुल नहीं करना है. एंड बट देन एवरीवन वर लाइक कि ठीक है ना, जब तक तुम जॉब मार्केट में जा रही हो, कुछ किसी भी तरह का एक्सपीरियंस इज ऑलवेज गुड, तो ट्राई. आई वॉज हैप्पी कि IIT वाली जॉब में आई वॉज एबल टू हैंडल द HR साइड. तो थोड़ा सा वो बोलते हैं ना, थोड़ा चख लिया था कि HR में हाँ आता है, मजा तो आता है. एंड देन आई केम टू यूएसए. उसके बाद से फिर HR, मतलब मैं यही बोलूंगी, पॉडकास्टिंग और ये इंटरव्यूज के थ्रू मैं अपनी HR की चाह पूरी कर रही हूँ, इंटरव्यूज लेके, इंटरव्यूज देके. हाँ, तो फिर ये अमेरिका का सफर कैसा रहा? मतलब वो मैट्रिमोनियल साइट देखे पंडित या कुछ, इसकी भी स्टोरी है, कहानी है कुछ इसके पीछे भी? बिल्कुल, अरे बिल्कुल कहानी है, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है. कोई मैट्रिमोनियल का कुछ नहीं था. तो मैंने ऐसा था कि मुझे पढ़ाई के बाद एकदम शादी नहीं करनी है. पेरेंट्स का भी ऐसा कोई प्रेशर नहीं, कभी करनी है तुमको. बट ये भी था कि अगर हाँ तुम जॉब बिल्कुल करो, हम अपना काम चालू रखेंगे ना, तुम अपना काम शुरू रखो. तो ऐसे वो बोलते हैं ना कि किसी किसी के थ्रू पता चला कि ओके दे हैव ऐसा प्रोस्पेक्ट है और ये, तो अरे ठीक है देखते हैं यार, अभी वो भी वहां पे बैठा है, कौन एकदम से देख के एकदम पसंद करने वाले हैं सब. आई लाइक वेरी चिल, वेरी कॉन्फिडेंट कि अभी तो कुछ नहीं होने वाला है. एंड सो या आई मीन मे बी इट वाज रिटन इन आवर डेस्टिनी. तो पहले हम लोग की जैसे एक नॉर्मल प्रोसेस रहता है वो हुआ, एंड देन व्हेन इट वाज लाइक ओके हाँ अब थोड़ा फ्रूटफुल के टूवर्ड्स जा रहा है, सो ही फ्लू टू इंडिया. एंड इट वाज लाइक चट मंगनी पट ब्याह जैसा ही हो गया था कि we met each other, and then the next day we went for rings, then third day we exchanged ring, fourth day I went back to Kanpur, he flew back to USA. और उसके almost 8-9 महीने के बाद we got married. हाँ, तो क्या कहा जाए इसको, Yes, लव एट so फर्स्ट साइट? मतलब आप लोग पहले देखे नहीं थे तो सब कुछ ठीक ठाक, देखते ही फिर सब जल्दी 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 हो गया फास्ट ट्रैक? लव एट फर्स्ट साइट तो खैर मैं नहीं बोलूंगी,
क्योंकि इट वाज मोर लाइक अ लॉन्ग डिस्टेंस थिंग, और ऐसा नहीं था कि हमको बहुत ओकेजन्स मिलने वाले हैं, यू नो, जानने के एक दूसरे को. सो फर्स्ट थिंग वाज वी नीड टू गेट टू नो ईच अदर, और अगर शादी हो ना हो, एटलीस्ट एज अ पर्सन वी शुड नो. तो इसलिए वी एक्सचेंज ईमेल्स, वी एक्सचेंज फोन कॉल्स. और फिर भी वो तो रहता ही है कि अभी गारंटी नहीं है कि मैं हाँ ही बोलने वाली हूँ. इट वाज लाइक दैट. तो बट व्हेन आई मेट हिम, इट वाज मोर लाइक कि मिलना शायद एक फॉर्मेलिटी रह गया था. हम पहले ही एक दूसरे के बारे में जानते थे, एंड दैट टाइम आई वुड से ईमेल और ये सब बहुत हेल्प हुआ उन सब चीजों का. एंड सो नहीं तो दैट प्रोसेस. नहीं तो ये स्टोरी मुझे कुछ कुछ उसकी ऐसी लग रही है, वो थी ना वो रविंद्र सिंह की नॉवल आई टू हैड अ लव स्टोरी. पहले लड़की मिली थी, फिर ये धीरे 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 वो डेवलप कर रहा था. Yeah, but yeah, everything went well, and we liked each other in person also, सिर्फ email के through ही नहीं. So and then yeah, so I'm here. तो फिर मतलब वहां तो उस समय वो वर्क परमिट तो था नहीं, डिपेंडेंट वीजा था ना हाँ, जब आप वहाँ गए थे तब. yeah. तो फिर मतलब तो क्या कर रहे थे जाने के बाद वहां? तो बोला यहाँ तो आप बहुत बिजी थे, जॉब कर रहे थे, और फिर वहाँ Right. फिर. सो ऐसा था रवीश, मुझे ये तो पता था कि मैं डिपेंडेंट वीजा पे ही आने वाली हूँ. और तो वो मेंटली प्रिपरेशन जो रहती है वो थी कि जाने के बाद एकदम से मैं जॉब नहीं कर पाऊंगी. और अगेन ये भी मेरा था कि अगर मैं इंडिया में भी रहती तो भी शायद अगर आप किसी नए जगह पे जाते हो तो फिर आई वुड हैव प्रिफर्ड कि मैं एकदम से जॉब मार्केट में ना कूद के आई शुड गेट टू नो, यू नो, दैट हाउस, दैट वर्किंग एनवायरमेंट और उस जगह को. बिकॉज दोज आर द पीपल. आप जॉब पे तो ठीक है रहते हो, लेकिन ये आपके रोज वाली चीजें होती हैं. तो बट या दैट इज वेरी ट्रू कि उस चीज को जो सोचना, उसके लिए तैयार रहना और एक्चुअली उस चीज को एवरी डे फेस करना, इसमें बहुत बहुत डिफरेंस होता है. और मुझसे खाली बैठा नहीं जाता. दैट इज द थिंग, मुझे कुछ ना कुछ चाहिए करने को. सो देन बट या दैट टाइम माई हॉबीज हेल्प मी अ लॉट. क्योंकि मैं जब ऑस्टिन में थी तो इट वाज अ कम्प्लीटली न्यू एनवायरनमेंट फॉर मी. न्यू लोग, मैं लोगों से मिल रही थी. ज्यादा मेरा बड़ा फ्रेंड सर्कल भी नहीं था. माई फ्रेंड्स वर लाइक, जो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स है, दे यूज टू बी माई फ्रेंड्स. तो उनके भाई अगर कोई मैरिड है तो हमारा छोटा सा ग्रुप बन रहा था. बट स्लोली, यू नो, आई वांटेड समथिंग कि जहाँ पे मेरा अपना, मैं अपना ये ग्रुप कह सकूँ, ये बने. एंड सो आई स्टार्टेड दिस. तब मेरा राइटिंग का मैंने थोड़ा बहुत शुरू किया. मैं नई नई जगह देख रही थी. दैट आई यूज टू राइट द हाँ, ट्रैवलॉग्स, और अपने पेरेंट्स को, इन लॉज को मैं भेजती थी. और राइटिंग के साथ साथ एंड आपने फिर कुकिंग में शुरू किया ना, क्योंकि कुकिंग में भी आपकी ज्यादा इंटरेस्ट थी नहीं? कुकिंग भी बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था. कुकिंग में तो हाँ मैं बोलूंगी मुझे आज भी इंटरेस्ट नहीं है. तो कुछ कुछ चीजें वो मजबूरी वाली करनी भाई, पड़ती हैं. इंटरेस्ट हो चाहे नहीं हो, आपने बुक तो बड़ी शानदार लिखी है, कलनरी टेल्स. नहीं, थैंक यू सो नहीं मच. नहीं. नहीं, मैं अगर मुझे कोई ऑप्शन देना कि राइटिंग, डूइंग डीआईवाईज एंड कुकिंग, तो शायद कुकिंग सबसे लास्ट में आएगा. मतलब कुकिंग, आई एम नॉट पैशनेट अबाउट कुकिंग. दैट इज द थिंग. अब अगर कोई ऑप्शन ही नहीं है तो खाना ही पड़ेगा. तो अपना पेट भरने वाली कुकिंग तो पहले से आती थी. और अगेन घर पे भी ऐसा मम्मी पापा दादा दादी किसी ने भी ये नहीं किया कि यू नो तुमको कुकिंग आनी ही चाहिए. उनका ये था कि खुद भूखी ना रहो, इतनी कुकिंग आनी चाहिए. बेसिक दाल चावल रोटी सब्जी हो आता चाहिए उतना. बाकी के एक्सोटिक डिशेस इट्स अप टू यू कि तुम्हें क्या करना है. बट या स्लोली आई स्टार्टेड. रोज दीदी और मम्मी को फोन होता था कि ये मैं बना रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा कैसे करूँ. अब वो बताती थी मुझे ग्राम और इनके ना, पर यहाँ होते हैं आउंस और इनके. देन कन्वर्जन होता था. तो और फिर इंडिया का छोटा अगर हम ले टमाटर या आलू, तो यहाँ पे इंडिया के 3 आलू मिला के 1 आलू होता है. तो शुरुआत में रिमेम्बर मेरे बहुत अंदाज गड़बड़ हुए हैं. इतना ज्यादा मैं खाना बना देती थी. और बट यार धीरे धीरे करके, थैंक्स टू माय हस्बैंड कि उन्होंने मेरी, ही वाज माय क्रिटिक एंड ही नेवर काइंड ऑफ, यू नो, कि अरे तुमको आ नहीं रहा है और ऐसा. इतना मुझे पता था अगर मैं करूंगी तो वो ठीक ठाक ही बनेगा और अच्छा ही बनेगा. सो इवन ही सेज द सेम थिंग कि तुम कहती हो कि तुमको अच्छा नहीं लगता है खाना बनाना, बट यू नो whatever you make and the book that you have published, it's like contrast. ऐसा किसी को लगेगा कि इसने बुक पब्लिश की है तो इसको भी बड़ा इंटरेस्ट है बनाने में खाना. वो तो है ही, बट मतलब वो जितनी नंबर ऑफ डिसीज उसमें, मैंने आपने आप सब बनाए हैं, तुझे डाउट हो रहा है? पहले तो लगा था कि यार फोटो फोटो सब है, मतलब सारा बना के खींचा, अब तो लग रहा है कि भाई मतलब उसमें क्या है. नहीं, आई रिमेम्बर उसमें ऑलमोस्ट 80 डिशेस हैं. और थैंक्स गोज टू माय, एक्चुअली माय ब्लॉग ऑल्सो,
कि उस टाइम में ऐसा था कि जो भी बना रही होती है ना वो मैं ब्लॉग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचती थी, तो पेट में जाने के पहले मैं उसको उसका फोटो लेना रहता था। पूरी प्लेट तैयार की जाएगी और उसका फोटो लिया जाएगा और देन कि हाँ ये मेरे ब्लॉक है, अब खाना शुरू करो। इट यूज्ड टू बी लाइक दैट। मतलब कि ट्राइड एंड टेस्टेड है, तो मतलब बट इसको या मतलब ट्राई दैट वाज किया द सकता रीजन। है। हाँ अरे बिल्कुल हाँ 100%। और मोस्टली जो मेरी किचन वाली जो चीजें रहती हैं, आई ट्राई टू लुक फॉर सिंपल रेसिपीज, ज्यादा देर किचन में ना खड़ा रहना पड़े और शॉर्टकट भी ना हो, टेस्ट भी बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं कि मिर्च मसाले भी कम क्योंकि रहते हैं, मैंने सो देखा दे आर उसमें ऑल। उसमें रिसर्च भी काफी की गई है, मतलब पूरे स्पाइसेस के और उनके मेडिसिनल हाँ वैल्यूज और वगैरह वगैरह। और वो तो मुझे वो पूरी उनकी हिस्ट्री भी आ गई थी पूरी, वो तो मुझे रणवीर बराड़ की याद आ रही थी, जैसे वो बोलता है ना, वो खाना बनाता बोलता है ये तो भारत का हाँ नहीं है, हाँ ये हाँ तो इंडिया का नहीं है। उसी तरह मैंने देखा हाँ वो क्या हाँ था, हाँ वो लुकमत अल कादी, हाँ गुलाब जामुन ये भी यहाँ का नहीं। फिर देखा जो हम लोग कहते हैं अपने वो जलेबी हमारा राष्ट्रीय मतलब स्थान है मिठाई, वो भी देखा राइट कि राइट। वो भी यहाँ का नहीं है। मैंने कहा मतलब बुक में आपने काफी रिसर्च की है, तो मतलब ये कैसे, मतलब ये यस सब यस यस, जानकारी आपके क्योंकि पास था या आपने इसके लिए मतलब कुछ खोजा वोजा पढ़ाई वढ़ाई की? नहीं मैंने बिल्कुल खोजा, मैंने गूगल पे सर्च किया, मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्रीज देखी। क्योंकि मेरा रीजन ये भी था रविश कि जो चीजें मैंने, जो चैलेंजेस मैंने फेस किए, कि वो जो कन्वर्जन आपने अगर देखा होगा उसमें कन्वर्जन चार्ट भी है, वो इसीलिए है क्योंकि हमारी मम्मियों के नाम अंदाज वाले रहे, एक मुट्ठी ये ले लो, एक चम्मच वो ले लो, वही वैसा। तो नहीं, हमें चाहिए होता है। सबसे मजेदार तो बोलते क्या है ना, वो खाना बनाने वाले कोई भी हो, नमक स्वाद अनुसार। हाँ अब जो पहली बार खाना बनाने जा रहा है उसको क्या पता है कि यह स्वाद स्वाद क्या होता है? एग्जैक्टली exactly. तो उसके कारण आई वाज लाइक कि नहीं, आई नीड टू गिव द कन्वर्जन चार्ट कि एग्जैक्टली इतने में इतना ही पड़ना चाहिए। हाँ नमक आप स्वाद अनुसार कर सकते हो, लेकिन पानी मतलब जो जैसे मूवीज में दिखाते हैं ना कि वो आटा घोल रही है, वो आटा घोल जैसे ही हो जाता है, आजकल जो लिक्विड पराठा चल रहा है वो वैसे हो जाता है। तो वो भी चीजें ना हो, अगर कोई बुक उठा रहा है तो उसको थोड़े उसमें गाइडलाइंस अच्छे से दी जाए। एंड एडिंग दोस चैप्टर्स जो आपने बात करी कि दैट ट्रेडिशनल, उसके पीछे की हिस्ट्री और जैसे चार्ट और ये सब कैसा आया। मुझे हमेशा लगता था कि इंडिया में इतनी डिशेस हैं, कहीं ना कहीं से तो आई होंगी। मतलब हमारे जब अब तो चलिए इंटरनेट है, गूगल है, सब कुछ है, लेकिन उस टाइम पे मतलब आज जो हम चीजें लेफ्ट ओवर फूड के कुछ कुछ टिक्का और ये सब बना के खाते हैं, हमारी नानी दादी उनके पहले के टाइम पे कहाँ ये सब रहता था। इट वॉज लाइक वेस्टेज नहीं होना चाहिए खाने का, जो बचा हुआ खाना है उसमें से एक नई डिश बननी चाहिए। और वही चीज को आजकल हम लोग एकदम एक डिफरेंट स्टाइल का फैंसी नाम देके एक डिश की तरह परोसते हैं। तो दैट वाज माय मेन एम। और घर पे भी मैंने देखा है, मम्मी के यहाँ पे भी देखा है, और इवन इन लॉज की तरफ भी देखा है कि देर इज नो फूड वेस्टेज। और द सेम थिंग्स अगेन, क्योंकि मेरे बच्चे दे आर एनआरआई, तो उसके कारण मुझे उनको भी बताना है कि भाई इंडियन फूड की क्या वैल्यू है। देर इज अ रीजन बिहाइंड यूजिंग ऑल द स्पाइसेस। हम सिर्फ फ्लेवर के लिए यूज नहीं कर रहे हैं उनको, उसका पीछे का रीजन है, न्यूट्रिशनल वैल्यूज हैं। थोड़ा सा उनको भी कहानी बना के बताओ तो उनको भी मजा आता है। तो उसके कारण वो रिसर्च अच्छा वहां से भी अच्छा। आया था। तो इसलिए या क्रेडिट गोज टू ऑब्वियसली, मैं मतलब मैं अपने बच्चों को भी थैंक्स बोलूंगी इसके लिए कि उन्होंने रीजन दे दिया मुझे उन चीजों के बारे में ढूंढने का। अच्छा लगता है इसलिए। हाँ, उसमें देखा वो एक अमरूद का अचार था, हाँ हाँ। और मुझे ये भी पता चला कि आपको अमरूद काफी पसंद है। ओ यस। ना ना लेकिन आपने अमरूद, आई लव अमरूद, क्योंकि अमरूद और उसके साथ वो बोलिए। धनिया और उसका जो नमक जो बनता है घर में, वो क्या मजा आता है। क्योंकि हमारे घर में कानपुर में अमरूद का पेड़ था और वो बड़ा अच्छा लगता था। यहाँ पे तो अमरूद नहीं मिलते हैं उतने, बट या दैट अचार इज लाइक आहा। माय दादी वो इतना अच्छा अचार बनाती थी उसका। तो या दैट्स व्हाई आई फेल्ट कि वो तो मुझे करना ही है। वो ये या पानी पूरी भी आपको अच्छा लगता है? पर एनी उसके टाइम एनी टाइम। पर उसके साथ तो नाइंसाफी हो गई, उसको तो किताब में जगह ही नहीं मिली। नहीं मिली, क्योंकि हाँ। मैंने पूरी अभी तक घर पे नहीं कभी बनाई ना, उसके कारण। अगर बनाई होती तो वो भी आ जाता उसमें। तभी बोलते हैं ना, मेरा कुकिंग इतनी मैं पैशनेट नहीं हूँ कि पानी पूरी खानी है तो उसके लिए मैं पूरियां भी बना के एयर टाइट डब्बे में भर के रखूंगी। उसके लिए वो बाजार वाली पूरियां ही चल जाती हैं। लेकिन हाँ पानी की रेसिपी हो सकता है अब अपने ब्लॉग पे मैं आप, क्योंकि वो रेसिपीज तो चली गई बुक में अब, लेकिन जो ब्लॉग पे जो रेसिपी सेक्शन है वो तो चालू रखना ही है। तो हो सकता है उसमें मैं पानी की रेसिपी शेयर कर दूं, क्योंकि आई ऑलवेज हैव पानी डीप फ्रीज्ड। हम्म। कभी भी मन होता है उसको डिफ्रॉस्ट करो और पानी पूरी खाओ। तो फिर हम लोग या बढ़ते हैं आपके एक और पैशन की तरफ, हाँ राइटिंग।
यस। तो ये आपको कैसे पता चला कि राइटिंग आपका पैशन है? ये कब एहसास हुआ? तो राइटिंग का तो ऐसा, आई थिंक आई गॉट माई राइटिंग जीन्स फ्रॉम माई मम्मी और मेरे नाना जी। तो क्योंकि मेरी मॉम जो है, शी वॉज अ संस्कृत टीचर केवी में, और काफ़ी पहले से वो लिखती भी रहती थी मराठी मैगजीन्स में और ये। और मेरे नाना जी वो ही वॉज अ आयुर्वेद डॉक्टर, लेकिन ही हैड वेरी डीप नॉलेज इन संस्कृत एंड ऑल, और उन्होंने भी काफ़ी ट्रांसलेशन और ये सब किए हुए हैं। तो बट क्योंकि मैंने घर में देखा लिखते हुए, और पढ़ने का भी बचपन से, वजह से पेरेंट्स ने बोला था कि मराठी ये बिल्डअप करने के लिए मेन था कि आप पढ़ो मराठी को। तो हम लोग मराठी की बुक्स पढ़ते थे, उससे वोकैबुलरी बिल्डअप हुई। और राइटिंग भी ऐसे हुआ कि धीरे धीरे करके स्कूल से, कि स्कूल में अगर डिबेट कंपटीशन हो रहा है तो चलो अपना लिखो। उस टाइम गुस्सा बहुत आता था कि क्या मम्मी पापा अपने लिख के नहीं दे रहे, दूसरों के तो मम्मी पापा लिख के दे देते हैं। उनको रीजन ये रहता था कि जब आप खुद से लिख रहे हो तो एक तो आपकी राइटिंग स्किल्स डेवलप होती हैं, और अगर आप जब आप प्रेजेंट कर रहे हो, यू डोंट हैव टू मग इट अप। कुछ आप भूल गए, यू नो कि उस टाइम पे क्या चेंजेस करके करना है। वो ऐसे अटक नहीं जाते कि एक ही लाइन को 3-3 बार बोल रहे सोचने के लिए कि अगली लाइन कौन सी है। तो इट हेल्प्ड अ लॉट। और राइटिंग इनफैक्ट मैंने शुरू किया, मुझे याद है मैंने डायरी रखी थी अपनी। वो ऐसा लगता था कि डायरी रखना इज अ वेरी फैंसी थिंग होता है, तो इसलिए मैंने एक डायरी रखी थी छोटी सी, और उसमें सब कुछ मैं लिखती थी कि मैंने इतने बजे खाना खाया, इतने बजे मॉर्निंग वॉक पे गई। देन स्लोली व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग, छोटी छोटी, आई स्टार्टेड एक्चुअली विथ पोएट्री। और जब व्हेन आई वाज डूइंग माय मास्टर्स, तब लकीली एक और मेरी फ्रेंड भी थी, शी वाज वेरी मच इनटू पोएट्री। एंड तो हम लोग ये करते थे कि एक लाइन उसने लिखी, देन वो कॉपी मेरे तरफ खिसकाती थी कि अपना अगली लाइन सूझ नहीं रही, लिखो तो जरा। तो दैट्स हाउ वी यूज्ड टू डू, क्योंकि कुछ कुछ प्रोफेसर्स के क्लासेस जब थोड़े बोरिंग लगते तब क्या करें टाइम पास के लिए, तो चलो ये लिखो। और बट सो पोएट्री, और थोड़ा बहुत मुझे उर्दू भी बहुत अच्छी लगती थी। खैर उस टाइम में मैं पोएट्री पढ़ती भी काफी थी, इसलिए पोएट्री सूझती भी थी। अब तो कोई पोएट्री लिखने को बोलते अब नहीं सूझेगा शायद। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। देन खुद के डिबेट्स के लिए अपने एसेज लिखना, देन कभी कभी जूनियर्स की भी हेल्प कर देना। बट माई एक्चुअल जो सीरियस राइटिंग बोलते हैं वो शादी के बाद शुरू हुई। और वो भी इसी से, क्योंकि जब मैं यहाँ आई तो व्हेन आई वाज ऑन H4 एंड डिपेंडेंट वीजा, और क्योंकि नए नए जगह में देख रही थी, तो उसका ट्रैवलॉग लिख के अपने पेरेंट्स को, इन लॉज को मैं भेजती थी कि हम इस जगह पे गए, यहाँ ये चीजें हुई हैं। एंड दैट्स हाउ आई गॉट इनटू स्लोली इनटू दैट। और देन व्हेन माय डॉटर वाज बोर्न, फिर आई फेल्ट आई एम एन इमिग्रेंट पेरेंट हियर। और जो मैं लोगों की स्टोरी सुनती हूँ कि इमिग्रेंट पेरेंट्स को अपने बच्चों को यहाँ पे बड़ा करने में, इफ वी वांट टू गिव देम दोज इंडियन वैल्यूज, थोड़ा चैलेंजिंग होता है। एंड इट स्टार्ट्स विद द लैंग्वेज इटसेल्फ, कि वो घर पे अपनी भाषा ही नहीं बोलते हैं। एंड आई वाज लाइक आई वाज वेरी मच श्योर कि मेरी बेटी को मराठी आनी ही चाहिए। आई मीन इट वाज लाइक एटलीस्ट जब तक मेरे हाथ में है तब तक आई विल मेक श्योर कि वो मराठी बोले। देन आई रोड माई फर्स्ट आर्टिकल फॉर ऑस्टिन का एक लोकल साउथ एशियन न्यूज लेटर था, उसके लिए आई रोड मदर टंग ब्लेसिंग फॉर इंडियन किड्स। एंड इट गॉट लॉट ऑफ अप्रिसिएशन, क्योंकि अगेन इट वाज कमिंग फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस। क्योंकि तब तक मुझे पेरेंटिंग का ऐसे बहुत ज्ञान नहीं था कि मैं लोगों को हाउ टू वाली चीजें बताऊं, बट इट वाज समथिंग विच पीपल फेल्ट कनेक्टेड। और देन आई स्टार्टेड ऑथरिंग देयर पेरेंटिंग सेक्शन। धीरे धीरे जैसे आई वाज मूविंग फॉरवर्ड ऑन माय पेरेंटिंग एंड मदरहुड जर्नी, वैसे वैसे मेरे आर्टिकल्स भी आते गए। और देन इट वाज मोर लाइक ब्लॉगिंग, ये नाम आई वुड से दिस वो फॉर्मल वही नेम। एक्चुअली मैं थोड़ा आपको यहाँ रोकना चाहूंगा कि आप बहुत हाँ मतलब सुकून से बात करते हैं ना, धीरे धीरे अभी तो बहुत चीज आप एक आगे निकल गया। तो जैसे कि अभी आर्टिकल की बात हो रही थी, तो आर्टिकल में हाँ। आपने सुधा सुधा मूर्ति का जिक्र किया था। हम्म। और सुधा मूर्ति को आपने एक परफेक्ट एग्जांपल ऑफ सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग भी बोला था। यस यस। तो थोड़ा धीरे धीरे करके बढ़ते हैं आगे, तो इस बारे में थोड़ा पहले बताइए। तो सुधा मूर्ति का तो ऐसा है कि मुझे इसलिए उनका अच्छा लगता है क्योंकि एक तो बिल्कुल शो ऑफ नहीं है, नो आई मीन वो मैंने उनके जितना उनके मैंने इंटरव्यू सुने हैं, तो उससे मुझे ऐसा लगा कि शी इज वेरी फोकस्ड और एक बहुत गोल ओरिएंटेड है। ऐसा नहीं है कि हाँ मेरे पास नॉलेज है तो वो किसी भी बहुत डिफरेंट वेज में वो यूज कर सकती थी, बट शी केप्ट इट वेरी बेसिक, वेरी सिंपल। और जो उनकी चीजें भी होती हैं, जो वो बात करती हैं, जो बोलती हैं, इट्स लाइक यू फील कि हाँ
मतलब आप अगर अपनी माँ से किसी बड़े से बात करने का ट्राई करोगे तो उसमें उनका नॉलेज भी झलकती है, उनका इंटेलेक्ट भी झलकता है और उनका एक्सपीरियंस भी झलकता है। और उन्होंने जो काम किया है वो बहुत ग्राउंड लेवल पे जाके काम किया है। सो इट्स नॉट कि हाँ मैं इन्फोसिस में हूँ, मेरे हस्बैंड यहाँ पे, दे शी कुड हैव डन अ लॉट, बट उन्होंने एक बहुत ही डिफरेंट साइड लिया। और जो विमेन एम्पावरमेंट और वो एंड दोज टॉपिक्स आई फील वेरी क्लोज टू माई हार्ट, क्योंकि आज उसकी जरूरत है। इवन इफ वी ऑल आर वेल एजुकेटेड, आजकल सब लोग हायर डिग्रीज के लिए जा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं पे जाके बहुत बार ऐसा होता है कि द मदर ऑफ आफ्टर हैविंग किड्स और समथिंग, सो शी हैज टू पुट हर ड्रीम्स ऑन होल्ड, और वो फिर होल्ड पे ही रह जाते हैं। और फिर होल्ड पे जाते जाते यू नो शी गेट्स इनटू हर शेल, वो खुद की टैलेंट्स और स्किल्स को जज करने लगती है, कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है। तो जब मैं सुधा मूर्ति को देखती हूँ, आई जस्ट नो शी हैज सो मच ऑफ पॉजिटिविटी, और बट विद द सिंप्लिसिटी, I mean that inspires me or it attracts me a lot, and I adore, I mean that lady कि इतना simple life रह के भी करके भी her thoughts are like you know they are very high thinking and very high and deep both. मतलब she is a deep thinker obviously, and it reflects in her high thinking. तो that's why I just feel कि अगर she is like she is amazing. मैं जितना भी देखूं मैं, it's wonderful. और एक शब्द मैंने आपको हमेशा देखा प्रयोग करते हुए, आप पेरेंट नहीं प्रयोग करती, आप प्रयोग करती हैं इमिग्रेंट पेरेंट। हाँ हाँ, तो ये और एक साधारण पेरेंट जो रेगुलर पेरेंटिंग है उसमें क्या क्या चैलेंजेस है, ये कैसे अलग है उससे? इट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन रवीश। सो इमिग्रेंट पेरेंट, मुझे ये लगता है कि पेरेंट क्या है, पेरेंट हम सब होते हैं, ओके, बट द थिंग इज इमिग्रेंट, वो इमिग्रेंट जब वर्ड जब आ जाता है तो इट्स लाइक मेनली मैं यहाँ पे पली बड़ी नहीं हूँ। आई एम नॉट अवेयर ऑफ यूएस कल्चर। जब मैं यहाँ आई थी देन आई गॉट टू नो, या हमें जो कुछ भी पता था वो हमें इंटरनेट के थ्रू पता था या मूवीज के थ्रू पता था, लोगों से मिलने के बाद पता था। लेकिन व्हेन यू एक्सपीरियंस, जब व्हेन आई टुक द मदरहुड रोल, उसके बाद इमिग्रेंट पेरेंट इसलिए था क्योंकि माय किड्स आर बोर्न हियर, दे आर ग्रोइंग अप इन अ कंप्लीटली कॉन्ट्रास्ट कल्चर। वो जो चैलेंजेस और वो जो चीजें आती हैं कि जो शायद इंडिया में अगर हम होते तो शायद मेरे बच्चों ने मुझे कभी पूछी भी नहीं होती, ना मैंने कभी उतने बारे में उसके बारे में सोचा होता कि मैं उनको वो चीजें बताऊं। जैसे व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप इन इंडिया, तो इट वाज लाइक छोटी छोटी चीजें वो आप नहीं पूछते हो क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, कि ऐसा ही हम क्यों कर रहे हैं, हम यही क्यों कर रहे हैं। जैसे घर से निकलते टाइम दही चीनी क्यों खाते हैं, क्या जरूरत है दही चीनी खाने की। सो अब जैसे मेरी बेटी, शी इज 13 नाउ, तो वो ये बहुत बार पूछती है कि जब हम कोई नई चीज जब लाते हैं तो भगवान के सामने रखने की क्या जरूरत है। अब शायद मैंने ये क्वेश्चन पूछा होगा क्योंकि आई यूज्ड टू आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चन कि हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये बताओ, ये मत कहो कि हमने सबने किया इसलिए हम भी करेंगे। तो बट नाउ विद दीज किड्स, बिकॉज शी, शायद वो अपने अगर कोई नॉन इंडियन फ्रेंड्स के घर पे जाएगी वो वहां ये सब चीजें नहीं देखेगी। बट दैट्स वेयर दैट इमिग्रेंट पेरेंट की चैलेंज कम्स इन पिक्चर, कि अगर हम बोले हमारा कल्चर ऐसा बोलता है, तो इट इज नॉट अ जस्टिफाइंग आंसर। इट विल बी लाइक ऐसा कुछ नहीं कि कल्चर ऐसा बोलता है, व्हाट उसके अकॉर्डिंग आई रिस्पेक्ट हर थिंकिंग एज वेल। वो बोल रही है कि हम लोग उसके लिए, आप लोग उसके लिए मेहनत कर रहे हो, राइट, तो हम भगवान के सामने क्यों रख रहे हैं। अगर हम बोलेंगे कि भगवान नहीं हमें सबको नहीं, उसके लिए तो हम उसको सब प्रोवाइड कर रहे हैं, भगवान का प्रोवाइड कर रहा है, then you know that's where we have to have that balance कि उसको कंफ्यूज भी ना करें। I mean it just makes me think sometimes कि यार बात तो सही बोल रही है ये, तो क्या हम करें कि जो जो वो कन्विंस हो उस चीज से, प्रेशर भी नहीं करना है। आई डोंट वांट टू लाइक यू नो चेंज हर थिंकिंग, इट्स वेरी गुड कि वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में चीजों को देख रही है। और बट जब मैं, अब जैसे मेरा बेटा ही इज 5, वो भी ऐसे कभी भी क्वेश्चन पूछता है एंड इट मेक्स अस थिंक। शायद हम लोगों ने वो चीजें वैसे नहीं सोची होती कभी, लेकिन आज हमें उनको वो क्लैरिटी देनी है कि यू नो इवन इफ यू आर ग्रोइंग अप इन द यूएसए, हम ये नहीं बोलेंगे यू आर एन अमेरिकन इंडियन किड, बट योर पेरेंट्स हैव द ओरिजिन फ्रॉम इंडिया, तो हमारे दोनों कल्चर इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम घर पे क्रिसमस ट्री रखते हैं तो हम घर पे दिवाली के टाइम रंगोली भी बनाते हैं,
घर पे अगर हम पाठ या सत्यनारायण पूजा कुछ कर रहे हैं तो हमें सबका घर पे होना जरूरी है. इवन इफ यू आर नॉट परफॉर्मिंग द पूजा, बट इट्स अ फैमिली एक्टिविटी, यू हैव टू बी देयर. यू कैन नॉट से कि आज मेरे फ्रेंड का बर्थडे है, मैं बाहर जा रही हूँ. सो दोज आर द छोटी छोटी चैलेंजेस जो शायद हम ध्यान नहीं देंगे, हमारे लिए भी हेडेक कम रहेगा, उनके लिए तो और भी कम रहेगा. बट यू नो वी वांट आवर किड्स टू नॉट टू बी द कंफ्यूज्ड किड्स. तो वहां पे वो इमिग्रेंट वाला चैलेंज भी आता है, और वो पार्ट, इसीलिए मैं इमिग्रेंट पेरेंट इसीलिए बोलती हूँ. पेरेंटिंग शायद सिमिलर ही रहेगी, बट मेरी पेरेंटिंग में वो इमिग्रेंट टच इसलिए आ जाता है क्योंकि आई वांट माय किड्स टू हैव द इंडियन वैल्यूज एज वेल व्हेन दे आर ग्रोइंग अप इन अमेरिका. हाँ, आप वो फेस्टिवल की बात कर रही थी. फेस्टिवल से एक और फेस्टिवल मुझे याद आता है, वो शिवरात्रि. हम्म. और शिवरात्रि और साबूदाना वड़े का क्या कनेक्शन है? कनेक्शन तो मुझे पता नहीं रविश क्या है, बट हाँ, साबूदाना इज अ फास्ट वाला है. हर कोई फास्ट में साबूदाना खाता ही है, और साबूदाना मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट है. इनफैक्ट मम्मी लोग जब पहले व्रत करते थे, और मुझसे ना वो निर्जला और ना खाया पिया व्रत होते नहीं है. मतलब व्रत मतलब मुझे खाना जरूरी है. तो उसके कारण मैंने जो गणेश चतुर्थी का जो व्रत रहता है, तो मैंने शायद वो साबूदाना खिचड़ी के क्रेज में शुरू किया था. हाँ, कि वही वो वही मैं पूछा था कि क्या हाँ. कनेक्शन क्या है आपका और शिवरात्रि और साबूदाना का क्या कनेक्शन है? क्योंकि मैं देखती थी मम्मी लोग यार ये व्रत करते हैं और ये लोग साबूदाना खाते हैं, और हम लोग जो बोलते थे हमें भी चाहिए, हमें कहा जाता था पहले अपना खाना खत्म करो उसके बाद साबूदाना मिलेगा, और भूख रहती नहीं खाना खाने के बाद. तो फिर लगा यार व्रत ही शुरू करो तो फिर साबूदाना खाने को मिलेगा. तो फिर व्रत शुरू किया, और कि चलो महीने में एक बार तो हमें खाने के नाम पे साबूदाना खाने को मिलेगा. फिर रोटी सब्जी का मन होता नहीं था खाने का, लेकिन तो ठीक है शुरू किया, लेकिन वो ज्यादा दिन तक हो नहीं पाया मेरे से. जैसे मैंने कहा व्रत मेरे से होते नहीं है. आप उसकी जरूरत क्या है, आप तो साबूदाना ऐसे भी खा सकते हैं. बिल्कुल. अब तो खा सकते हैं, मतलब अब तो मुझे बनाना भी आता है. उस टाइम पे तो वो भी था ना, बनाना नहीं आता. जो मम्मी जो बोलेंगी करना पड़ेगा काम. सो बट या साबूदाना, आई लव साबूदाना. नहीं, आपने कहीं पे कहा था कि राइटिंग इज माय पैशन एंड टू मी इज थेरेपी. यस. तो ये थेरेपी और राइटिंग का थोड़ा कनेक्शन समझाइए, ये कैसे? सो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि हर किसी को, हमारे दिमाग में इतने ज्यादा थॉट्स होते हैं, चलते रहते हैं. हमें लगता है कि नहीं, मैं अभी कुछ नहीं सोच रही हूँ, बट स्टिल हम सोच रहे होते हैं कुछ ना कुछ. और राइटिंग इज मोर लाइक एन एक्स्ट्रा लिम्ब टू मी, कि जो चीजें शायद मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ. और क्योंकि इवन इफ आई से कि आई लाइक पब्लिक स्पीकिंग, आई लाइक टॉकिंग टू पीपल, बट व्हेन इट कम्स टू अपने बहुत क्लोज लोगों से अपनी बात को एक्सप्रेस करना, आई एम नॉट अ वेरी वेरी एक्सप्रेसिव पर्सन, विच आई एम चेंजिंग ओवर द पीरियड. आई हैव चेंज्ड अ लॉट. तो उस टाइम पे ऐसा रहता था कि आप हर चीजें हर किसी से बात और बोल नहीं सकते हो. तो उस टाइम पे राइटिंग ऑलवेज हेल्प्स. और अगर इफ आई एम अपसेट विथ एनी वन और बिकॉज ऑफ एनी पर्टिकुलर एक्शन, my nature is I will not show that by वो उस person के ऊपर चिल्ला के और ये करके. I'll be just be quiet. So that is like a signal कि okay इसको कोई चीज अच्छी नहीं लगी. I mean I prefer to be quiet rather than हल्ला गुल्ला मचाना और लोगों को और upset करना. और I write कि it just gives, it reflects, और आपको you can introspect also. तो उसके कारण आई ऑलवेज से कि राइटिंग हैज ऑलवेज बिन अ मोर लाइक अ थेरेपेटिक टूल टू मी. कि अगर इफ आई एम वेरी हैप्पी देन ऑल्सो आई कैन एक्सप्रेस, इफ आई एम नॉट वेरी हैप्पी देन ऑल्सो आई कैन राइट कि एग्जैक्टली किस चीज के लिए आई एम नॉट हैप्पी. और बट या इट हेल्प मी अ लॉट इन मेनी वेज. एंड ऑब्वियसली जैसे जब मैं यहाँ आई, राइटिंग तो जैसे मेरा इट वॉज अ वेरी फेवरेट पास टाइम फॉर मी. और क्योंकि फ्रेंड्स ज्यादा थे नहीं तो मैं क्या करूंगी. तो राइटिंग हेल्प मी अ लॉट. इट नेवर मेड मी फील होम सिक, या जो मोस्टली जो मैंने एक्सपर्ट्स का देखा रहता है कि डिप्रेशन हो जाता है उनको, कि लोग नहीं होते बात करने के लिए. और तो उस टाइम पे इट हेल्प मी अ लॉट. इट गेव मी सो मेनी फ्रेंड्स. जब ब्लॉगिंग भी शुरू किया, मैं किसी को नहीं जानती थी, किसी को भी नहीं जानती थी. धीरे धीरे करके वो एक वर्चुअल फैमिली बनी. और नाउ व्हेन आई लुक बैक कि व्हाट आई वाज, मे बी अब मुझे यहाँ आके 15 साल हो गए यूएस. तो 15 साल पहले
मेरा नेचर या मेरी पर्सनालिटी, इट हैज चेंज्ड अ लॉट इन दीज मेनी इयर्स. और आई थिंक राइटिंग हैज गिवन मी लॉट ऑफ ways to express myself also. तो इसलिए आई ऑलवेज से कि राइटिंग, एवरीवन शुड डू राइटिंग. आई मीन यू नीड नॉट हैव टू बी अ राइटर टू राइट. आपको कभी कभी खुद की काफी सारी चीजें पता चल जाती है व्हेन यू रीड, क्योंकि मैं ये सोच रही थी इस टाइम पे. देन यू नो यू ऑल्सो यू सी दैट पिक्चर वेरी क्लियरली कि ये मैं हूँ, ये मेरे ही थॉट्स हैं, और किस जगह पे मैं गलत थी या किस जगह पे व्हाई आई वाज वेरी हैप्पी. तो वो सब चीजें काफी हेल्प करती हैं राइटिंग में. मतलब इतना लंबा आपने बोला और आप कह रही हैं आप एक्सप्रेस नहीं कर पाती, कोई मानेगा इस बात को? नहीं, see, that's what I said कि I changed a lot. I changed a lot और writing helped me a lot. और मतलब मैं अपनी फीलिंग्स को बहुत लोगों को मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ when it comes to my very close ones. तो उस टाइम पे that's a different thing कि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग when they call me they say कि यार अपना ये चीज मुझे बतानी है, we are not able to understand कि इसको हम कैसे प्रेजेंट करें. I can tell them कि ये करो, ये कर लो, but when it comes to me, I find it hard to ऐसे मैं आपको बता दूं कि ये भी मतलब इतना आसानी से अंदर नहीं जा पा रहा है, क्योंकि जो आपकी बातों बातों मैंने वो मतलब आपकी जो पॉडकास्ट सुनेगा ना, वो जितने प्यार से और धीरे से इत्मीनान से आप समझाती है ना बात, वो हंसी और स्माइल के साथ, तो वो जाता नहीं है कि आप समझाने में आप समझा नहीं पाती. क्योंकि उस टाइम कोई है नहीं ना सामने मेरे, और एक मैं जनरल टॉपिक लेके बात कर रही हूँ. सो नहीं, इंटरव्यू में जनरल अच्छा जाता है, ऐसा नहीं है, इंटरव्यू में अच्छा जाता है. नहीं, वो क्योंकि मुझे बात करना अच्छा लगता है और वो लोग मुझे जानते नहीं है. अच्छा. अब बात आती है कि जब कोई मुझे जानता है, उस टाइम पे अगर मुझे कोई चीज नहीं है, जैसे मेरी सिस्टर की, अगर मुझे उसकी कोई बात नहीं पसंद आई तो मैं नहीं उसको बोलती हूँ. आई जस्ट फील वो मेरे से 4 साल बड़ी है. ऐसा नहीं कि हाँ बड़ी है इसलिए वाला, वी आर मोर लाइक फ्रेंड्स. लेकिन मे बी मैं उसको एक डिफरेंट वे में बताऊंगी कि यार ये चीज ना, ये ठीक नहीं लगी मुझे, या बाद में मैं सोचूंगी कि यार उसने ऐसा क्यों बोला. तो दैट्स वेयर आई एम नॉट वेरी एक्सप्रेसिव इन टर्म्स ऑफ. और इनफैक्ट मेरी मम्मी मुझे हमेशा बोलती थी कि मन में जो है उसको बोला करो, अदरवाइज उससे खुद को प्रॉब्लम होती है, तुम खुद उसको सोचती रहोगी. आई यूज टू थिंक अ लॉट रवीश, मतलब मैं अभी भी बहुत सोचती हूँ, और पहले बहुत ज्यादा सोचती थी. मतलब सबके हिस्से का मैं ही सोच लेती थी. लेकिन उसके कारण कि ये कहूंगी तो शायद उसको बुरा लग जाएगा, इसलिए नहीं, मैं नहीं बोलना चाहिए मुझे. सो दैट्स वेयर राइटिंग हेल्प मी, कि जो मैं नहीं बोल पाती थी आई यूज टू राइट. नहीं, वही तो मैंने दैट यूज टू नो काइंड ऑफ नहीं, वो भी मैंने देखा है कि काम मी मतलब जो डाउन. जितने भी राइटर्स होते हैं वो बेसिकली मैंने देखा है वो इंट्रोवर्ट ही होते हैं. मतलब वो जनरली हाँ, ज्यादा सोशल नहीं होते हैं, पर जब वो अपने आर्ट में जाते हैं तो फिर गजब क्रिएटिव राइट होते राइट. हैं. या सो आई एम समवेयर बिटवीन इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट. मतलब एम्बिवर्ट. अब मैं अपने आप को इंट्रोवर्ट बिल्कुल नहीं बोलूंगी. और हाँ, जब मैं यहाँ आई थी तब आई वॉज इंट्रोवर्ट. और अब मतलब मुझे सिर्फ एक फोन नंबर और एक ईमेल आईडी चाहिए बस. नहीं तो अब मैं मुझे कितनी भी बात कर नहीं सकती तो हूँ. मुझे थोड़ा टिप्स चाहिए फिर. अभी मैं तो अपने आप को अभी भी इंट्रोवर्ट ही समझता. नहीं, क्योंकि अब आप एकदम दुनिया के दूसरे कोने में जा रहे हो जहां आप किसी को नहीं जानते हो. तो इंट्रोवर्ट अगर आप रहे तो कनेक्शन कैसे बनाओगे? वही बात है ना. सामने वाला तो आपको जानता ही नहीं है, मतलब बात तो करनी पड़ेगी कुछ भी करके. तो शायद उसने भी मुझे हेल्प किया, क्योंकि मैं यहाँ जब आई, यहाँ पे तो सबको ही नए थे, सभी लोग नए थे. तो अगर मैं बात ही नहीं करूंगी किसी से, खुद से होके अप्रोच नहीं करूंगी, दे आर नॉट गोइंग टू. और यहाँ पे वही होता है ना कि सोशल लाइफ जो है वो आपको खुद बनानी पड़ती है. अदरवाइज लोग आप वो सब अपने अपने में मग्न रहते हैं. अगर आपने मदद नहीं मांगी शायद कोई मदद करेगा नहीं, लेकिन अगर आपने मदद मांगी तो वो आपको उतने ही होल हार्टेडली दे विल हेल्प यू. मतलब ये आइडिया सब सो वो मैं देख रहा हूँ कि मतलब ये जो फेस था उसी टाइम अपनी वो बुक लिखी थी क्या, द गर्ल इन द न्यू टाउन? गर्ल इन द न्यू टाउन जो बुक थी वो मेरी, जब हम ऑस्टिन से ह्यूस्टन शिफ्ट हुए थे, तो इट वाज समवेयर कमिंग फ्रॉम माय क्यों एक्सपीरियंस, है? क्योंकि दैट टाइम. क्योंकि ये सारी फीलिंग जो है ना उसमें वो रिफ्लेक्ट कर रही थी वो रिया के थ्रू, यस यस. कि क्योंकि नए दोस्त मिलेंगे कैसे कैसे बात करेंगे, हम तो जानते नहीं राइट हैं. और वो मतलब पूरी जो राइट. एक झिझक जो इंट्रोवर्ट की वो थी ओ वो सारी यस. की सारी उसमें वो बहुत बहुत अच्छे से आई है. क्योंकि मुझे वो तो सारी चीजें मैंने मेरी बेटी के साथ देखी. व्हेन वी मूव टू ह्यूस्टन फ्रॉम ऑस्टिन, हम लोग ऑस्टिन में 7 साल रहे. फिर जब हम ह्यूस्टन शिफ्ट हुए तो मेरी बेटी 4 साल की थी.
और उसका ऐसा था कि हाँ अब वो एक बोलते हैं ना सिटी से कंफर्ट लेवल आने लगा था, स्कूल से कंफर्ट लेवल आने लगा था, और फिर हम यहाँ पे शिफ्ट हो गए। मतलब घर में मम्मी पापा को छोड़ के वो किसी को भी नहीं जानती थी, तो कैसे होगा, मतलब आपको, और जब वो बच्चे उस एज के होते हैं पेरेंट्स को पहल करनी पड़ती है। तब फिर धीरे धीरे करके फिर उसको अगर मैं डिफरेंट जगहों पे लेके जाती थी, फिर अगर बच्चों को खेलता हुआ देख रहे, दे डोंट नो कि कैसे खुद से जाके इनिशिएट करना है। सो वो जो गर्ल इन द न्यू टाउन है वो बहुत कुछ इन्फ्लुएंस्ड है मेरी एक्चुअल पर्सनल लाइफ से। वैसे जो हम लोग अभी राइटिंग की बात कर रहे हैं, एज ए ऑथर आपने 2 बुक लिखी है, तो राइटिंग हम्म। जो प्रोफेशन है उसको ज्यादा मान्यता हम्म। कभी मिली नहीं एज ए टर्म ऑफ प्रोफेशन। मुझे लगता है कि इम्तियाज अली की जो मूवी थी तमाशा, उसमें एज ए उसको प्रोफेशन दिखाया गया है कि रणबीर कपूर स्टोरी टेलर बनना चाहता था, उसने आईटी की जॉब छोड़ के स्टोरी टेलिंग एज ए प्रोफेशन चुना। पहले के जमाने में मतलब, या अभी हाँ, भी ऑथर्स को मतलब ऐसे नहीं देखा जाता है कि इन द टर्म ऑफ एक अच्छा प्रोफेशन है, यहाँ जाना चाहिए, और मतलब इस तरीके से वो तो मतलब ठीक है, वो टाइम पास में लिख रहा है, बस अच्छी बात है, ठीक है वो। मतलब मैं एकदम आपकी बात से हूँ सहमत कि अभी भी लोग उसको उतना सीरियसली नहीं लेते हैं, और ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, हाँ लिख रही होगी, अच्छा ठीक है, घर से बैठे बैठे काम हो जाता है। दैट इज द वेरी फर्स्ट कमेंट जो आता है कि अच्छा है कि घर से बैठ के हो जाता है काम। हाँ, किसी ना किसी चीज में एंगेज रहना चाहिए। दे सी इट मोर लाइक अ पास टाइम, कि हो सकता है इसको अगर 9 to 5 वाली जॉब मिलेगी तो ये शायद राइटिंग छोड़ देगी, बट दे डोंट नो कि हाउ आई एम सीइंग इट। और मुझे उसके लिए ये भी लगता है रवीश कि बहुत बार लोग ना उसके बारे में सवाल नहीं पूछते। इनफैक्ट मेरे साथ ये होता है, और मुझे पहले इस चीज का बहुत बुरा भी लगता था कि आप लोग राइटिंग को, इट्स अ स्किल, वो हर में नहीं होती है। तो जब राइटर एक आपके सामने है, एक ब्लॉगर राइटर या फ्रीलांसर कोई भी है, अगर मैं अभी कहूं कि मैं इस पर्टिकुलर मैगजीन या इस पर्टिकुलर पेपर के लिए लिख रही हूं, तो वो चीज एक रिस्पेक्टेबल जॉब के, उसमें जॉब के टर्म्स में कंसिडर की जाती है। लेकिन जस्ट बिकॉज आई एम अ फ्रीलांसर, मैं अपने घर से बैठ के काम कर रही हूँ, तो आप उसको पास टाइम सोचते हो। मतलब डू आई हैव टू टेल कि मैं कितने ब्रांड के साथ मैंने काम किया, मेरा कहाँ कहाँ फीचर हुआ, तब आप मेरी वर्थ समझोगे। मीन व्हाई आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ। सो ये शुरुआत में मुझे ये चीजें डिस्टर्ब करती थी, लेकिन फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे लगा कि इट्स बेटर कि आई शुड नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट साइड, रादर आई शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन माई वर्क। कि अगर कोई कहे कि हाँ अल्पना, ओके व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग, अगर मैं कहूँ कि भाई ये मेरा पॉडकास्ट है, ये मेरा, मैं ये करती हूँ, उसके आगे मुझे किसी को एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या करती हूँ। इफ दे आर क्यूरियस दे विल सी माई वर्क, अगर ठीक लगता है ठीक, नहीं लगता है वो भी ठीक है। लेकिन ऑथर का जो है, व्हाट आई फील कि अगर आपको वो सीरियसनेस दिखानी है तो यू शुड कीप अपडेटिंग योर सेल्फ, यू शुड ट्राई डिफरेंट थिंग्स ट्राई करनी चाहिए। इन टर्म्स ऑफ अभी जैसे वीडियो, आजकल व्लॉगिंग बहुत ज्यादा है, मतलब यू कैन नॉट जस्ट होल्ड ऑन कि हाँ मैं राइटर हूं, मैं बस लिखूंगी ही और मैं कुछ नहीं करूंगी। आपको कहीं ना कहीं पे वो थोड़ा मिर्च मसाला ना, वो सॉल्ट डालना पड़ता है अपने जैसे खाने में उसको टेस्टी बनाने के लिए। सेम वे आपको चीजें ट्राई करनी पड़ेंगी, अदरवाइज आप आउटडेटेड हो जाओगे, क्योंकि इतने राइटर्स हैं आजकल। और यू हैव टू मेक योर सेल्फ स्टैंड आउट बाय डूइंग डिफरेंट थिंग्स। आप खुद की नीश में करो, दैट्स फाइन, मत छोड़ो अपनी जो कैटेगरीज हैं और आपका जो कंफर्ट लेवल है, बट वी शुड ट्राई डिफरेंट थिंग्स। और शायद उसी के कारण मुझे ऐसा लगा कि पॉडकास्टिंग हेल्प मी अ लॉट। वही मुझे लगता है कि अगर आज के राइटर्स अगर थोड़ी नई चीजें भी ट्राई करें, तो आई थिंक दे शुड प्रेजेंट देमसेल्फ एज अ कंप्लीट पैकेज। कि अगर एक पॉइंट के बाद, अब जैसे पेरेंटिंग में अगर मैं बोलूं कि पेरेंटिंग की भी एक लिमिट है, मैं उसके आगे नहीं लिख पाऊंगी पेरेंटिंग में, आई नो इट। तो आई नीड टू ट्राई डिफरेंट जॉनराज या डिफरेंट कैटेगरीज ऑल्सो। कि अगर मुझे लग रहा है कि आजकल मेंटल हेल्थ का बहुत ज्यादा है, सो आई शुड अपडेट माई सेल्फ ऑन मेंटल हेल्थ टॉपिक्स या बुक्स पढ़ के, सो दैट मेरे राइटिंग में वैरायटी आए, और आई कैन ऑलवेज स्विंग इट टूवर्ड्स माई नीश। मैं पेरेंटिंग का एसेंस रख के मैं मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर सकती हूँ। सो आई एम गिविंग माई रीडर्स कि ओके ये मेंटल हेल्थ के बारे में भी जानती है,
लेकिन अगर मुझे उसके बारे में पता है तो ये नहीं कि 4-5 ब्लॉग पढ़े और मेंटल हेल्थ के नहीं, बारे में लिख मेंटल दिया। हेल्थ के बारे में तो आप काफी कुछ जानती हैं, और आप तो एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर भी हैं, आपके पास तो सर्टिफिकेट भी है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की। तो या इस तरफ कैसे रुझान हुआ, ये कोर्स कब आ गया? सो साइकोलॉजी ये मेरा हमेशा से इट इज़ वन ऑफ माय वेरी फेवरेट टॉपिक्स। और इनफैक्ट आई वुड से वो जो एचआर की जो हमने शुरुआत में बात करी थी वो भी इसी कारण था, जिससे कि मैं लोगों से मिल पाऊँ, उनकी साइकोलॉजी समझ के वो कर पाऊँ। तो इसलिए उस टाइम तो नहीं हुआ, लेकिन फिर बाद में मैंने कहीं ना कहीं वो साइकोलॉजी था दिमाग में। तो फिर यहाँ जब मैं आई उसके बाद मैंने 2-3 सर्टिफिकेशंस और किए जिसमें मैनेजमेंट और साइकोलॉजी दोनों का कॉम्बिनेशन था। जैसे लीडरशिप थ्रू इमोशनल इंटेलिजेंस, तो उसमें मुझे लगा मुझे लीडरशिप के बारे में भी पता चल रहा है, इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में भी पता चल रहा है। और क्योंकि साइड बाय साइड मैं साइकोलॉजी और इन सब की मैं बुक्स काफ़ी पढ़ती रहती हूँ, एंड आई लाइक वर्किंग विद किड्स। तो वो भी मैंने जब स्कूल में भी व्हेन आई यूज्ड टू सब्स्टिट्यूट एंड ऑल, तो और लगा कि नहीं, साइकोलॉजी इज समथिंग जो हर एज ग्रुप पे अप्लाई हो सकती है। और इससे अगर मैं लोगों पे करूँ ना करूँ, मुझे खुद के लिए भी काम आएगी और खुद के बच्चों के लिए भी काम आएगी। एनएलपी हैपेंड क्योंकि पहले मुझे पता नहीं था कि एनएलपी जैसा कोई कोर्स या कोई टर्म भी होता है। बट देर इज वन प्रगति राव करके एक हैं, शी इज एनएलपी प्रैक्टिशनर। तो उनके थ्रू मुझे पता चला कि एनएलपी ये कुछ होता है। फिर जब मैंने उसके बारे में पढ़ा, आई वाज लाइक ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, मतलब इट इज टॉकिंग अबाउट न्यूरो साइंस एंड एवरीथिंग। आई वाज लाइक ओके, दिस थिंग आई वांट टू स्टडी। जब मैंने पढ़ा आई वाज अमेज्ड रवीश कि हमारे दिमाग में कितना कुछ चल रहा होता है और उसके पीछे रीजनिंग होती है। हम ऐसे, अगर हमें बुरा लग रहा है तो रीजनिंग होती है। वो जो पर्सपेक्टिव हमारा बनता है वो कैसे बनता है। हम हमेशा दूसरों पे वो थोप देते हैं कि तुमने ऐसा बोला इसलिए मुझे बुरा लगा, उस दिन ही मेरा खराब था। बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स दैट गोज ऑन इन आवर ब्रेन। तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग और मुझे उससे बहुत हेल्प हुई मेरे राइटिंग में भी, मेरे पॉडकास्टिंग में भी। क्योंकि अब जब पॉडकास्टिंग में मैं तो साफ मेरे झलकता है, वो जो राइट राइट वो मतलब जो बोलने का जो लहजा है, जो तो टोन, जो एग्जैक्टली वो जो माइंड मी वो मिररिंग के लिए जो आपने टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, वो साफ में हाँ दिखता है। और सबसे पहले कि आपकी जो टॉपिक्स होती है उसमें, जैसे प्रेरणा पे हाँ बात किया आपने, दृष्टिकोण पे बात किया, मतलब और साथ में इंटरव्यू भी, तो वो तो आपका वो दिखता है साफ कि आपकी वो चीज आपकी उसके साथ झलकती है। राइट। सो उसी के कारण जब गेस्ट से भी बात करती हूँ, ऐसा नहीं कि मतलब दे डोंट नो दैट आई नो लिटिल बिट अबाउट एनएलपी, लेकिन उस टाइम पे जब आप कहते हो ना कि अननोइंगली आपके हाव भाव में, आपके बोलचाल में वो चीजें आने लगती हैं, सामने वाले को पता नहीं चलता है, बट यू ओनली नो व्हाट यू आर डूइंग। आई मीन वी आर नॉट हिप्नोटाइजिंग एनीवन और नहीं, एनीबॉडी, नहीं, बट बट स्टिल यू आर मेकिंग द अदर पर्सन फील कंफर्टेबल। क्योंकि एनएलपी का मेन रीजन वही होता है कि जो क्लाइंट आपके पास आ रहा है उसको ये नहीं लगना चाहिए कि ये मुझे पढ़ रही है, ये मुझे स्कैन कर रही है। वो अपने आप वो बातें उसको इच्छा होनी चाहिए बताने की, आई नो कि व्हाट आई एम यूजिंग एंड व्हाई आई एम यूजिंग। लेकिन जब वंस इट स्टार्ट बिकम योर सेकेंड नेचर, दैट्स व्हेन इट स्टार्ट शोइंग इट्स इफेक्ट्स। और मुझे हेल्प होती है जब मैं अपने गेस्ट से बात करती हूँ, उनको कन्विंस करने में हेल्प होती है। तो बट इट इट फेल्ट वेरी गुड, काफ़ी नई चीज़ें मैंने उसमें सीखी, काफ़ी नए टर्म्स सीखे। और इट गेव मी अ न्यू पर्सपेक्टिव फॉर माई राइटिंग ऑल्सो। नए टॉपिक्स मिले, शायद कभी किसी टॉपिक को मैं एक ही एंगल से देखती थी, अब मैं एनएलपी के एंगल से भी देखने लगी हूँ। तो इट इट हेल्प्स अ लॉट। नहीं, नहीं। और उसमें मैंने देखा कि एक एपिसोड में आप जो अपने श्रोताओं का भी मतलब ग्रेटिट्यूड शो कर रही हैं कि आपकी वजह से मैं अलग अलग चीज से देख पाती हूँ। वो ख्याल ये बड़ा मुझे हम्म। खूबसूरत लगा, क्योंकि रीडर्स और उसको तो मतलब वो समझते हैं कि मतलब क्या है, वो एक ऑब्जेक्टिफिकेशन हो गया है, वो लोग एक कंज्यूमर है, कस्टमर राइट मतलब टाइप से, वो एज ए ग्रेटिट्यूड वाली वो फीलिंग ही आजकल सब खत्म हो गई है। तो वो देखा कि राइट आपने कि वो राइट बता रहा कि व्यूवर्स के व्यू से हम सोचते हैं, और मुझे व्यूवर्स या मजबूर करते हैं उस तरीके से, इसलिए उनका धन्यवाद। वो ख्याल थोड़ा थैंक यू डिफरेंट ख्याल थैंक यू था। थैंक यू थैंक यू। नहीं, आई दैट्स व्हाट आई फील। क्योंकि हम लोग भले ही कहें कि ठीक है ये मेरे थॉट्स थे, ये सब था,
लेकिन एट द सेम टाइम जब हम लोगों से बात कर रहे होते हैं, अगर हम थोड़ा ध्यान दे के उनकी बातों को सुने, हमें बहुत सी चीजें पता चलती हैं। अभी जैसे इनफैक्ट अब इन कमिंग मंथ्स ऑल्सो आई एम प्लानिंग टू डू फ्यू अदर सर्टिफिकेशंस एज वेल। तो उसके टाइम में मुझे ऐसा जब लगता है कि ओके, जब मैं दूसरे के बच्चों से मिलती हूँ या किसी और से मिलती हूँ, व्हेन आई सी कि ओके उनके ये कंसर्न्स हैं, सो दैट गिव्स मी द टॉपिक्स, ओके यू नो लोग इस तरह से सोच रहे हैं, दे नीड हेल्प इन दोस टॉपिक्स। जैसे यहाँ पे भी लास्ट टू लास्ट समर बिफोर कोविड, तो मेरा मन था कि मैं एक्सपैट्स के लिए और मॉम्स के लिए कुछ वर्कशॉप्स और ऐसा करूं। So I conducted that workshop there, and then I did 2 more about how to make money out of your hobbies and podcasting. और उस टाइम पे कुछ लोगों ने बाद में आके मुझे बोला कि ये वर्कशॉप अटेंड करने के बाद हमें ऐसा लगा कि यू नो हम कर सकते हैं, हमें फर्स्ट स्टेप उठाना चाहिए। हम लोग बहुत ही सोच रहे थे। आई वाज लाइक यू नो, अगर आप लोग मुझे आके ये चीज कह रहे हो कि हमें अच्छा लगा या वी फेल्ट इवन लिटिल बिट ऑफ पॉजिटिव, तो काफी कुछ मेरा काम हो गया है आई थिंक इस वर्कशॉप से। आप यू नो जस्ट कंटिन्यू। नहीं, क्योंकि वो मैं देखता हूँ कि अंडरस्टैंडिंग आपकी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि मेरा भी थोड़ा इस सब का स्टडी है, तो जनरली मैं लोगों के ख्यालों से मेरा मेल नहीं खाता। जैसे सक्सेस का ही जो डेफिनेशन होता है ना, वो हाँ, गोल अचीवमेंट वगैरह, जनरली मोटिवेशन बुक में मैं वही मिलता है। राइट। मोस्टली अच्छे अच्छे राइटर हो, चाहे सिवा खेरा हो, चाहे ब्रायन ट्रेसी हो, चाहे मतलब ओ जो भी या हो। या इस मामले में हमको टोनी रॉबिन्स थोड़ा अलग लगता है, उसकी थोड़ी कंसेप्ट ठीक है। और हाँ उसी के थ्रू मैंने पहली बार सुना था वो एनएलपी के बारे में, क्योंकि उसने वो कोर्स किया था। तो वही बात हाँ है कि जब मैं आपकी वो सक्सेस वाली डेफिनेशन सुन रहा था, तो मुझे लगा कि हाँ, नहीं, आपकी जब मैं सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि ये मतलब मेरी ही बात चल रही है। राइट पहले राइट क्या होता राइट। था कि क्या, कभी आदमी डिप्रेस हो गया तो क्या किया कि अपना पुराना आर्टिकल निकाला, थोड़ा देखा खुद खुद मोटिवेशन के लिए। अब लगता है कि उतना झंझट लेने की जरूरत नहीं है, बस कान में ये लगाओ और अपना जी का वो चालू कर लो, अरे सब ठीक थैंक यू है। सो मच, थैंक यू, दैट्स अ वंडरफुल कॉम्प्लीमेंट, थैंक यू। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे वो राइटिंग की एज ए कैरियर, कि या आपने उसमें जिक्र किया था कि अगर कोई अखबार में लिख रहा है या वो, तो थोड़ा लगता है कि कुछ कर रहा है। हम्म तो मुझे ध्यान आया कि आप एनआरआई कंट्रीब्यूटर और सिटीजन जर्नलिस्ट करके कुछ हम्म टाइम्स ऑफ इंडिया में थी। या बहुत लोग ये टर्म जानते नहीं है, सिटीजन जर्नलिस्ट क्या होता है। तो इस हम्म। बारे में थोड़े बात, थोड़ा रोशनी डाले लोगों को कि ये सिटीजन जर्नलिस्ट नाम की भी हाँ। कोई चीज होती है और ये क्या होती है, और आप सच को तो इसमें कैसे घुसी। मुझ, मुझे भी नहीं पता था ये। वो तो मैंने बाद में देखा कि मेरे प्रोफाइल में उन्होंने ये लिखा हुआ है। सो मेरा मन बहुत था कि मैं टाइम्स ऑफ इंडिया और इसके लिए लिखूं। और बहुत बार जब मैंने देखा उनका जो लाइफ स्टाइल वाला जो सेक्शन था, उसमें काफी ऐसे टॉपिक्स थे जिनके बारे में मैं ऑलरेडी लिख रही थी, जैसे पेरेंटिंग, हेल्थ, फिटनेस। तो आई इनिशियली कॉन्टैक्टेड देम कि मुझे लाइफस्टाइल वाले में लिखना है, क्योंकि मैं, मेरा ऐसा ऐसा ब्लॉग है, आप ये देख लो एंड ऑल। तो उन्होंने मुझे रिप्लाई किया कि जो लाइफस्टाइल वाला जो सेक्शन है उसके लिए हम हमारे इन हाउस राइटर्स ही लेते हैं, तो इसलिए उसके लिए हम बाहर के एप्लीकेशंस नहीं आती हैं। बट देन दे सेड कि वी हैव दिस एनआरआई एप्लीकेशन, यू फिल दैट फॉर्म, देखेंगे। तो आई फिल दैट फॉर्म, और जो भी बहुत लंबा चौड़ा फॉर्म था, और भेज दिया। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, कोई रिप्लाई नहीं आया उनका। आई वाज लाइक ठीक है, मतलब इट्स टाइम्स ऑफ इंडिया, आई वाज जस्ट स्टार्टिंग दैट टाइम। और ये बात है 2013 या 14, आई गेस 14 की। तो आई वाज लाइक कि यार ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, उनको मेरा और उनका लेवल मैच ही नहीं करता है, अभी बहुत टाइम है मुझे उस लेवल तक पहुंचने में, जाने दो, हो सकता है बाद में कभी ट्राई करूंगी। एंड देन आई गॉट देयर ईमेल, तो कि यू एक्सेप्टेड फॉर दिस थिंग और स्टार्ट नाउ। अब जब स्टार्ट, अब क्या लिखूं, मतलब बोल तो दिया कि तो सो आई आस्क्ड देम कि आपको किस तरह के आर्टिकल्स देखते हो मेनली। तब वहां पे, तब यहाँ वो स्टूडियो मद्रा करके भरतनाट्यम स्कूल है, और मेरी बेटी तब भरतनाट्यम सीख रही थी। तो आई आस्क्ड देम कि भाई ऐसा ऐसा यहाँ कुछ हो रहा है, डू यू थिंक कि मैं इसके बारे में अगर लिखूं तो वो आप एंटरटेन करोगे। दे आर लाइक या वी आर फाइन, क्योंकि दैट इज समथिंग विच इज हैपनिंग इन ह्यूस्टन, और यहाँ पे रह के बच्चे भरतनाट्यम सीख रहे हैं, तो इट्स अ न्यूज, तो आप लिखो। सो अब द थिंग वाज कि मैं वैसे ही लिखूं और किसी एक इवेंट को एक उस एंगल से देखना कि इसको मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया में देना है, आर टू डिफरेंट थिंग्स। और आई वॉज एमसीइंग दैट प्रोग्राम दैट टाइम, तो आई वॉज लाइक अब मैं एमसीइंग करूं कि मैं नोट्स लूं कि इसमें क्या क्या हुआ। तो बट देन ठीक है, एमसीइंग हो गया एंड ऑल दैट, एंड देन आई सेंट द आर्टिकल उनको
कि आप देखो, एंड उनका प्रोसेस इज क्वाइट स्ट्रिक्ट। मतलब काफी, एक तो जिस हिसाब से उन्होंने वो 2 महीने का टाइम लिया, जिसमें मैंने पूरी ही आशाएं छोड़ दी थी कि टाइम्स ऑफ इंडिया अभी मेरे उस पर नहीं है कहीं लिखा हुआ, अभी टाइम लगेगा इसमें। सो गारंटी नहीं होती है कि जब आप उनको भेज रहे हो तो वो अप्रूव कर ही देंगे, बट दे लाइक बिकॉज इट वॉज कमिंग फ्रॉम एक ह्यूस्टन न्यूज जैसा उनको मिला। सो दे आस्क्ड मी कि अगर आप ह्यूस्टन में, अगर हम आपको सिटीजन जर्नलिस्ट करके, उन्होंने उसके अंडर वो डाला, क्योंकि इट वॉज मोर लाइक दे टुक इट एज अ जर्नलिज्म वाला आर्टिकल। मैंने वो लिखा उस एंगल से नहीं था, बट वो उन्होंने उस एंगल से लिया क्योंकि उनको ह्यूस्टन की न्यूज मिल रही थी इसके थ्रू। सो दैट्स व्हाई दे गेव मी द टैग ऑफ सिटीजन जर्नलिस्ट। But yeah, so far I have like 3 articles I guess on Times. I mean, they didn't pay for it. I don't think they pay Times किसी को. But yeah, at least I'm happy कि Times of India का नाम मेरे रिज्यूमे में आ गया अभी एक में। तो ये हुआ सिटीजन जर्नलिस्ट था, फिर आपने एक वो न्यूज़लेटर से वो शुरुआत की थी ऑस्टिन की, हाँ हाँ। और तो इस बीच में ये मदर्स गुरुकुल का पदार्पण कब हुआ और कैसे हुआ था? मदर्स गुरुकुल का पदार्पण हुआ 2014 में। और वो ऐसे हुआ कि पहले मेरा ब्लॉग जो था दैट वाज अन्नपूर्णा ब्लॉग करके मेरा था, काफी पहले, जो कभी किसी सोशल मीडिया पे शेयर नहीं हुआ है। और क्योंकि वर्डप्रेस कुछ भी पता नहीं था ब्लॉगिंग के बारे में, तो बट जैसे मैंने कहा कि खाना बनाने मेरा शौक कभी नहीं था, लेकिन ये था कि फूड ब्लॉग बहुत लोग पढ़ते हैं, इतना पता था। तो ठीक है, जो भी बन रहा है फोटो ले लो, मन हुआ तो पोस्ट कर दो, कहाँ पोस्ट करो। फिर इसलिए मैंने अन्नपूर्णा, एक जैसे एक लेआउट समझ में आए कि ब्लॉग कैसा होता है, फंक्शनिंग कैसी होती है, इसलिए मैंने अन्नपूर्णा के नाम से शुरू किया अपना ब्लॉग। 5-6 रेसिपीज भी उस पर डाली, एंड आई वाज लाइक इसमें मुझे मजा आ रहा है ये करने में, फोटो वोटो लेने में। देन व्हेन माय डॉटर स्टार्टेड किंडरगार्टन, फिर आई वाज लाइक कि ओके, अब अगर मैं कुछ शुरू करती हूँ तो मुझे टाइम मिलेगा उसको सीखने का, और उस पे मेनली उस पे टाइम दे के लिखने का। सो आई रेड अबाउट ब्लॉगिंग और कितना आर्टिकल्स आपके पास होने चाहिए टू लॉन्च योर वेबसाइट, क्योंकि मेरे पास टेक्निकल नॉलेज बिल्कुल भी नहीं थी, तो सब कुछ ही सीखना था। प्लगइन्स, विजेट्स, एसईओ डीए तो पिक्चर में ही नहीं था कहीं पे, मतलब ये टर्म्स भी होते हैं ये भी नहीं पता था। तो वो तो धीरे धीरे करके पढ़ा, एंड देन मदर्स गुरुकुल, ये वो मदर्स गुरुकुल नाम कहाँ से मिले, तो जिस फ्रेंड के बारे में मैंने आपको बताया, मेरी एमबीए की फ्रेंड थी जो जिसका राइटिंग में भी इंटरेस्ट था, तो उसको मैंने ऐसे ही हम लोग बात कर रहे थे कि यार एक नाम चाहिए, मैं वेबसाइट लॉन्च करनी है, आई वांट नेम ऑफ जिसमें इंग्लिश वाला पार्ट भी हो लेकिन उसमें एक इंडियनाइज्ड फीलिंग हो। क्या करूं, मतलब गुरुकुल पक्का है, गुरुकुल होना ही चाहिए, लेकिन उसमें और कुछ क्या करूं। सो शी जस्ट इंस्टेंटली सजेस्टेड मदर्स गुरुकुल, देखो अवेलेबल है क्या। एंड आई चेक मदर्स गुरु, इट वाज अवेलेबल, एंड दैट वाज द नेम। उसके बाद मुझे कोई नाम दिमाग में नहीं आया, और आई वाज वेरी हैप्पी कि ऑलमोस्ट सब लोगों को ये नाम बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए आई फेल्ट कि क्योंकि आई वाज अपब्रिंगिंग माय किड्स in on a foreign land, and they were growing up in their mother's gurukul, so that's how mother's gurukul started. हाँ, तो हम लोगों ने बातों बातों की तो बात की कि उसमें हम लोग आप मोटिवेशनल पोस्ट डालते हैं, आपकी एक और पॉडकास्ट है मदर्स गुरुकुल, उसके बारे में भी थोड़ा बताएं। मदर्स गुरुकुल, बेसिकली मदर्स गुरुकुल ये मेरा पहला पॉडकास्ट है, जो कि मैंने काफी टाइम हो गया शुरू करके, बातों बातों में तो 1 साल ही पुराना है। तो मदर्स गुरुकुल इसलिए शुरू हुआ क्योंकि इट इज मोर लाइक एन एक्सटेंशन टू मेरी वेबसाइट। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे बहुत से टॉपिक्स होते हैं जो शायद हम लिख के उतना एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं जितना हम बोल के कर पाते हैं, या उनका इफेक्ट ज्यादा पड़ता है जब हम उनको बोलते हैं, क्योंकि हम उसमें अपने एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, एग्जाम्पल शेयर कर सकते हैं। So that's how Mother's Gurukul started. Again, it started because I like public speaking. तो उसके कारण मुझे लगा कि पॉडकास्ट इज समथिंग विच आई माइट एंजॉय, और इट वाज काइंड ऑफ माय हस्बैंड्स आइडिया दैट आई शुड स्टार्ट पॉडकास्टिंग, क्योंकि ही नोज माय लव फॉर पब्लिक स्पीकिंग। एंड वो काफी उस टाइम पे ऑडियो बुक्स काफी सुनते थे, पॉडकास्ट सुनते थे, एंड ही टोल्ड मी, ही सजेस्टेड मी कि यू हैव अ ब्लॉग, तो मटेरियल है तुम्हारे पास, ऐसा नहीं कि तुम्हें मटेरियल रेडी करना है, एंड यू लाइक पब्लिक स्पीकिंग ऑल्सो, सो व्हाई डोंट यू ट्राई पॉडकास्टिंग, ये पिकअप होने वाला है। आई वाज लाइक अरे नहीं, कौन सुनेगा, और ऐसा था। बट
कि नहीं, एक एडिशनल काम मुझे अभी नहीं अपने हाथ में लेना है. दैट टाइम माय सन वाज बोर्न. मतलब मैं इसको देखूं कि अपने रिकॉर्ड करूं कि लिखूं कि घर का काम देखूं, मुझे आई वाज लाइक कि इतना नहीं हो पाएगा मेरे से अभी. बट देन आई स्लोली स्टार्टेड. एक आध महीने में, तब मतलब मेरा ऐसा नहीं था कि मुझे बहुत रेगुलरली रिकॉर्ड करना है और मेरे लिसनर्स क्या सुनना चाहते हैं, वो सब कुछ नहीं था पिक्चर में. अपने मुझे खुद को अच्छा लग रहा है इसलिए मैं रिकॉर्ड शुरू करती हूँ. तो एंकर पे अपना अकाउंट बनाया और बहुत मजा आने लगा कि म्यूजिक व्यूजिक ऐड करके ऐसा लगा कुछ कुछ डिफरेंट कर रही हूँ मैं अभी. और एक बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है जिसको बोलते हैं फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, या FTII पुणे, वहां से बहुत दिग्गज निकले फिल्मी दुनिया के. आपका भी कुछ संबंध उधर से है, वो मैंने क्या है? उनके लिए हाँ, मतलब मैंने उनके लिए एक पेरेंटिंग पे मराठी सीरीज बनाई थी. और वो भी इट वाज अ वेरी स्पेशल प्रोजेक्ट टू मी, क्योंकि दैट वाज माय फर्स्ट ग्लोबल प्रोजेक्ट जो भी मैं मराठी में कर रही थी. और वहां पे उन्होंने, इट वाज मोर लाइक अ गिव एंड टेक, कि दे गेव अस द स्टूडियो एंड द इक्विपमेंट्स एंड फुल एडिटिंग टीम. वी गेव देम अ प्रोग्राम. तो वो उनके फिल्म इंस्टीट्यूट के जो लोकल रेडियो स्टेशन है उस पे वो ब्रॉडकास्ट हुआ था. बट या दैट वाज अ वेरी स्पेशल प्रोजेक्ट टू मी. ये तो काफी अच्छी बात है. मतलब उतने, मतलब आपका वही तो देख रहा हूँ कि सब नामी ग्रामी इंस्टीट्यूट के साथ आपका संबंध जरूर है, चाहे IIT कानपुर हो या FTII पुणे हो, मतलब घूम फिर के कहीं ना कहीं से वो कुछ हो ही जाता है. तो हम सोच रहे थे कि अब तो काफी बात हो चुकी है, तो इसको थोड़ा अब लोग अब यहीं पे इसको थामते हैं, फिर आगे की बातें कभी और करेंगे, क्योंकि अब तो जिंदगी चलती रहेगी, बातें भी होती रहेगी. तो मैं चाहता हूँ कि आज की बात आपकी एक गाने से खत्म हो, क्योंकि आप गाना भी बहुत अच्छा गाती हैं. और ओह आपने माय गॉड. नहीं, आपने एक पॉडकास्ट में गाया भी है, इसीलिए वो तो भाई पब्लिक डोमेन में है. या गाया तो है. ओके. पहला नशा, पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, ए दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता. उसने बात की कुछ ऐसे ढंग से, सपने दे गया वो हजारों रंग के, रह जाऊं जैसे मैं हार के, और चूमे वो मुझे प्यार से. पहला नशा, पहला खुमार, नया बहुत खूबसूरत. प्यार है, नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, ए दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता. बहुत खूबसूरत. धन्यवाद आपका थैंक यू. कि आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे साथ अपनी यादों को कुछ साझा किया. थैंक यू सो मच रविश फॉर हैविंग मी. और बहुत बहुत मजा आया. और सच में नहीं पता चला कि काफी सारी बातें की. आप शायद, मुझे लगेगा कि मैं कितनी ज्यादा मैंने बातें की हैं. ये बातचीत आपको कैसे लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं. ऐसी और बातचीत सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं.